तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा किंगडम की, जो कि सेकंड किंगडम है विटेकर का, किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा ख़त्म किया था पिछली वीडियो में। प्रोटिस्टा के अंदर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है, इसमें सारे यूकैरियोट्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं जो यूनिसेल्यूलर फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे वो सारे प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए जाते हैं। अब इस किंगडम को बनाने के लिए विटेकर ने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया भी ब्रेक किया। अगर विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो उनका मेजर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन क्या था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड किस तरह का है उसके बेसिस पे मेन क्राइटेरिया उन्होंने इस्तेमाल किया था। बट प्रोटिस्टा को बनाने के लिए उन्होंने न्यूट्रिशन को भी कंसीडर नहीं किया। यहाँ पर न्यूट्रिशन को भी कंसीडर नहीं किया। न्यूट्रिशन कैसा भी हो, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, यूकैरियोट होना चाहिए और यूनिसेल्यूलर होना चाहिए। तो इस वजह से जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है वो प्रोटिस्टा के अंदर में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स मिलती है। जो प्रोटिस्टा के अलग अलग मेंबर्स हैं उनके बीच में न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ सेप्रोट्रोफिक होते हैं, कुछ होलोजोइक होते हैं। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रोटिस्टा को हम 5 ग्रुप्स में जो डिवाइड करते हैं, टोटल प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप्स रखे जाते हैं। उनमें से कुछ प्लांट जैसे न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ फंजाई जैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं और कुछ एनिमल जैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पर विटेकर के हिसाब से टोटल 5 ग्रुप्स उन्होंने बनाए। पहला है क्राइसोफाइट, दूसरा है पायरोफाइट्स जिसमें हम डाइनोफ्लैजिलेट्स को रखते हैं, फिर है यूग्लिनॉइड्स, तीसरा है स्लाइम मोल्ड और लास्ट है प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप्स। इनमें से अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से बात करें तो क्राइसोफाइट और पायरोफाइट्स जो हैं वो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक या फिर जिसको हम होलोफिटिक भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक को होलोफिटिक भी बोला जाता है। अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करें तो ये फंजाई लाइक न्यूट्रिशन शो करता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये फंजाई जैसा होता है, मतलब सेप्रोट्रोफ, सड़ा गला खाना डिकम्पोज करता है। अगर प्रोटोजोआ को देखें तो प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन एनिमल जैसा होता है, एनिमल से कंपैरिजन इसका होता है, जैसा कि होलोजोइक। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है होलोजोइक। अब इसमें बच गया एक ग्रुप, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स बहुत ही अजीब सा ग्रुप है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ग्रुप है, क्योंकि इसके पास प्लांट जैसे फीचर भी होते हैं और एनिमल जैसे फीचर भी होते हैं। जैसे अगर हम इसके न्यूट्रिशन की ही बात करें तो इसके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिलता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों देखने को मिलता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं मिक्सोट्रोफिक। तो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन होने की वजह से ये प्लांट्स के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है प्लस एनिमल्स के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ जो ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा के वो प्लांट जैसे हैं, कुछ एनिमल जैसे हैं, कुछ फंजाई जैसे हैं और कुछ प्लांट एनिमल दोनों को मिक्स करते हैं। यहाँ पर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है जितनी हमें किसी भी दूसरे किंगडम में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी होगी एनसीईआरटी में कि ये ग्रुप जो है ये न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे डाइवर्स ग्रुप है वो यही होता है। न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इज प्रोटिस्टा, मोस्ट डाइवर्स किंगडम। ये तो हो गया प्रोटिस्टा के को क्लासीफाई करना कितना मुश्किल है। अब ऐसा है क्यों?
भाई इसका न्यूट्रिशन अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्लांट्स से सिमिलैरिटी दिखा रहा होगा, इसकी सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं फंजाई से ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं एनिमल्स से ज़रूर होगी। इसका रीज़न ये है कि जितने भी प्रोटिस्टा हैं, इन्हीं प्रोटिस्टा से मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन हुआ है। तो जितने भी हमारे पास में आज के टाइम के मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, चाहे हम फंजाई की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, ये तीनों ही किससे इवोल्व हुए हैं? प्रोटिस्टा से इवोल्व हुए। इसका मतलब प्रोटिस्टा जो है वो एंसेस्टर है ऑफ ऑल मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। जितने भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट ग्रुप्स हैं वो प्रोटिस्टा से ही इवोल्व हुए हैं, चाहे हम फंजाई की बात करें, चाहे हम प्लांटी की बात करें, या हम एनिमेलिया की बात करें। अब क्योंकि इनका इवोल्यूशन प्रोटिस्टा से ही हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो फंजाई जैसे दिखते हैं, कुछ फंग बिहेव करते हैं, कुछ प्लांट जैसा और कुछ एनिमल जैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि इसके कैरेक्टर्स भी मैच करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इनके बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए कई साइंटिस्ट आज भी श्योर नहीं है कि प्रोटिस्टा में हमें किन ऑर्गेनिज्म को रखना चाहिए और किन ऑर्गेनिज्म को रखना नहीं चाहिए। प्रोटिस्टा एक बहुत कंट्रोवर्शियल ग्रुप है। साइंटिस्ट इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई माने, किसको प्रोटिस्टा माने, किसको प्लांटी में रखें, किसको प्रोटिस्टा में रखें, क्योंकि ऐसे ग्रुप भी मिलते हैं जिनके कैरेक्टर्स दोनों से मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर टेक्सोनॉमिकली देखा जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट ग्रुप या सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ग्रुप आज के टाइम में प्रोटिस्टा ग्रुप है। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक भी है कि इसके अंदर जो प्रोटिस्टा है वो अभी भी होमोजिनस नहीं है, हेट्रोजिनस नेचर शो करता है। तो फिर हम प्रोटिस्टा के अंदर में किन किन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने वाले हैं? हम सेम उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे जो विटेकर ने दिया है। विटेकर ने 5 ग्रुप्स को रखा है, हम इन 5 ग्रुप्स को प्रोटिस्टा के अंदर में डिस्कस करेंगे। अब प्रोटिस्टा की टेक्सोनॉमी और डिफ़िकल्टी को देखने के बाद इसके कुछ बेसिक फीचर के बारे में बात करते हैं। प्रोटिस्टा कहाँ पर पाया जाता है और इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। अगर हैबिटाट की बात करें तो प्रोटिस्टा ज़्यादातर या मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स एक्वेटिक नेचर का होता है, पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है और मराइन वाटर में भी मिल जाता है, दोनों जगहों पर मिल जाता है ये। कुछ फॉर्म्स जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, जो ज़मीन पर भी मिल जाती हैं कुछ फॉर्म, लेकिन ज़्यादातर केस अगर देखें तो वो एक्वेटिक होते हैं। सेल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर कैसा है? यूकैरियोटिक। तो जो भी तुमने सेल चैप्टर के अंदर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल के लिए जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ा था वो सब एप्लीकेबल होता है प्रोटिस्टा पर। मतलब प्रोटिस्टा के पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनील्स देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी यूकैरियोटिक सेल के लिए एप्लीकेबल होती हैं चीज़ें, वो सारी किसके लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं? प्रोटिस्टा के लिए, क्योंकि प्रोटिस्टा यूकैरियोट है। दुनिया का पहला यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा ही है। अब ये पानी में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स हैं, तो इनकी मोटिलिटी के बारे में भी बात होनी चाहिए। क्या भाई ये मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं? इनके पास में अलग अलग तरह के मोटिलिटी स्ट्रक्चर होते हैं और उसके बेसिस पे इनकी मोटिलिटी क्लासीफाई की जाती है। कुछ प्रोटिस्टा मोटाइल होते हैं जो पानी के अंदर मूव कर सकते हैं, और कुछ प्रोटिस्टा नॉन मोटाइल होते हैं जो पानी के अंदर मूव नहीं कर सकते। अगर इन्हें पानी में मूव करना है तो इनके पास कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इनको पानी में मूव करवाएगा। मूव करवाने के लिए फ्लैजिला का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैजिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मेंबर सीलिया का इस्तेमाल करते हैं जो फ्लैजिला से कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों ही मोटिलिटी स्ट्रक्चर प्रोटिस्टा के अलग अलग मेंबर्स में देखने को मिलता है। जब हम आगे बात करेंगे तो प्रोटिस्टा को मोटिलिटी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी क्लासीफाई किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास में मोटिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होते, वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो इस तरह का प्रोटिस्टा भी मिल जाएगा। बॉडी स्ट्रक्चर मोटिलिटी के बाद में
एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। अपने आप को मल्टीप्लाई करना, अपना नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाना, जिसको हम रिप्रोडक्शन नाम देते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करना। रिप्रोडक्शन भी मेजरली दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। भाई जैसा हमने बैक्टीरिया में भी बताया था कि बैक्टीरिया पूरी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है, वहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। लेकिन अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अभी भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पर सेल का फ्यूजन होगा, सेल यानी जाइगोट, गैमीट का फ्यूजन होगा। गैमीट बनते हैं, गैमीट फ्यूज़ करते हैं और गैमीट फ्यूज़ होने के बाद में जाइगोट बनता है। और हमें मालूम है जब गैमीट फ्यूज़ हो और गैमीट फ्यूज़ होकर जाइगोट बने तो इसको बोलते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार प्रोटिस्टा में दिखाया गया है, दिखाई पड़ा हमें। इससे पहले जो बैक्टीरिया था वहाँ पर सिर्फ प्रिमिटिव तरह का डीएनए ट्रांसफ़र था, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ नहीं हो रहा था, जाइगोट वहाँ नहीं बनता। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरह का हो सकता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से वो फॉलो करता है उसके बेसिस पे दो तरह की लाइफ साइकिल पॉसिबल होती है। एक लाइफ साइकिल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक मतलब जो इसकी अडल्ट बॉडी होती है या फिर ज़्यादातर टाइम ये अपनी लाइफ का हैप्लॉइड स्टेज में बिताता है। ये सेल अपनी ज़्यादातर लाइफ ये हैप्लॉइड स्टेज में बिताएगा। जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है तो ये दूसरे हैप्लॉइड सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। भाई यहाँ पर ये हैप्लॉइड है खुद ही, तो दूसरे सेल के साथ डायरेक्ट फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़ करके बना देगा एक जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड स्टेज है। अब जाइगोट के अंदर में डायरेक्टली मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। जाइगोट के अंदर में क्या होगा? मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। और जो इसका डिप्लॉइड स्टेज जाइगोट था वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वापस से रिडक्शन डिवीजन मियोसिस शो करके हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हैप्लॉइड स्टेज मैच्योर हो जाएगी और अडल्ट फॉर्म बना देगी। अब इस पूरी लाइफ साइकिल में देखो, जो डिप्लॉइड स्टेज है वो बस एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए दिखाई पड़ रहा है, जबकि ज़्यादा टाइम ये कहाँ पर दिखाई पड़ता है? हैप्लॉइड स्टेज में। इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अलावा एक दूसरी तरह की भी लाइफ साइकिल होती है यहाँ पर, जिसका नाम है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहाँ पर उल्टा हो जाएगा केस, वहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ही है कि ज़्यादातर टाइम ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिप्लॉइड फेज में दिखाई देगा और बहुत ही कम टाइम के लिए हैप्लॉइड फेज में दिखाई देगा। तो जो अडल्ट फॉर्म होता है इस ऑर्गेनिज्म का वो डिप्लॉइड होता है। सिर्फ और सिर्फ जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होता है तो ये अपने अंदर में करता है मियोसिस, और मियोसिस करके गैमीट बनाता है, हैप्लॉइड गैमीट। इसका गैमीट किसी दूसरे के गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है और ये फ्यूज़ करके क्या बना देते हैं? जाइगोट, 2n। जो ये जाइगोट है यही डायरेक्टली मैच्योर हो जाता है और यही मैच्योर होकर के अडल्ट बना देता है। अब इस लाइफ साइकिल में ध्यान से देखेंगे, जो हैप्लॉइड स्टेज है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है, बहुत ही कम टाइम के लिए दिखाई पड़ती है। ज़्यादा टाइम के लिए क्या दिखाई पड़ती है? डिप्लॉइड स्टेज। ऐसी लाइफ साइकिल को बुलाते हैं, ऐसी सेक्सुअल लाइफ साइकिल को बुलाते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो दोनों तरह की लाइफ साइकिल मिलती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी मिलती है यहाँ पर और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी यहाँ पर मिल जाती है। अब बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे प्रोटिस्टा के वो पढ़ने के बाद में हम एक एक करके प्रोटिस्टा के डिफरेंट ग्रुप्स को पढ़ लेते हैं, जिसमें हमने 5 ग्रुप बताए थे: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। उसमें भी पहला है क्राइसोफाइट्स। सबसे पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स।
क्राइसोफाइट्स जो थे वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, सेल्यूलोज की एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो क्राइसोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब प्लांट लाइक है, इसका मतलब इनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एक तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक इसलिए है क्योंकि इनके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दूसरा प्लांट लाइक फीचर है कि इनके पास सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने ही वाले हैं। अब जो क्राइसोफाइट के अंदर में ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो गोल्डन एल्गी या फिर डेस्मीड्स आते हैं, जैसे डेस्मीड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी इसलिए क्योंकि इनके जो पिगमेंट्स हैं वो इनको येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। जब कोई एल्गी येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है तो उसका नाम पड़ गया गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स के अलावा यहाँ पर डाई एटम्स को इन्वॉल्व किया जाता है। डाई एटम्स एक इम्पॉर्टेंट टाइप के क्राइसोफाइट्स हैं जिनकी सेल वॉल को वजह से इनको ये नाम मिला है। इनकी जो सेल वॉल है ना वो दो पार्ट्स में होती है, दो पार्ट्स में या दो टुकड़ों में होती है, इसीलिए इनका नाम है डाई एटम। दो पार्ट्स होते हैं इनकी सेल वॉल के। बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत ही यूनिक तरह का ऑर्गेनिज्म है। तो डाई एटम्स का जो एक स्ट्रक्चरल सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। डाई एटम्स की बॉडी में या सेल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या सबसे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट उनका सेल वॉल ही होता है। इनकी सेल वॉल ऐसे दो पार्ट्स में होती है, ये एक पार्ट हो गया और एक दूसरा पार्ट होता है इस तरह से। ये दोनों सेल वॉल के अंदर में साइज डिफरेंस है। आप ध्यान से देखो तो एक ये बड़ा दिखाई पड़ रहा है और एक छोटा दिखाई पड़ रहा है। इस जो बड़ी वाली है इसको बोलते हैं एपीथीका, और जो छोटी वाली है या फिर जो अंदर की साइड पे इसको बोलते हैं हाइपोथीका। एपीथीका और हाइपोथीका आपस में मिठाई का जो डब्बा होता है ना उसकी तरह फिट होती हैं। ये ऊपर वाला नीचे की तरफ ऐसे फिट रहता है या फिर उसके ऊपर ओवरलैप करके रहता है। एपीथीका हाइपोथीका को ओवरलैप करके रहता है। इनकी जो सेल्यूलोज की सेल वॉल है उसके अंदर सिलिका ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सिलिका ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सिलिका ग्रेन्यूल्स ऐसे डिपॉजिटेड रहेंगे। सिलिका ग्रेन्यूल होने की वजह से इनके सेल वॉल को एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड होती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। और एक और चीज़ इनको मिलता है कि ये जो सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है। भाई सिलिका क्या है? सिलिका एक तरह का पत्थर ही तो है, जो हमारे मिट्टी बनती है, पत्थर बनती है, वो सिलिका से बनती है। तो ये जो सिलिका ग्रेन्यूल्स हैं यहाँ पर, सिलिका ग्रेन्यूल होने की वजह से जो इनकी सेल वॉल है या फिर जो एपीथीका और हाइपोथीका हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर की होती हैं, उनको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि डायटम के मरने के बाद, क्योंकि डायटम का तो एक लाइफ होगा, लाइफ स्पैन होगा, लाइफ स्पैन खत्म करके डायटम तो मर जाएगा, पर जो इसकी सिलिका की सेल वॉल है ये तो ख़त्म नहीं हो सकती है, तो इनडिस्ट्रक्टेबल है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये नीचे जाके जमा होगी और नीचे जाकर जमा हो जाती है और एक पर्टिकुलर सॉइल का फॉर्मेशन करती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होगा इसका सेल मेम्ब्रेन, और उस सेल मेम्ब्रेन में क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कई सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे और ये इसका न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये यूकैरियोट है। जो क्लोरोप्लास्ट हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनको कलर भी प्रोवाइड करता है। भाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक्चुअली कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को ट्रैप कर सकते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, वो एक चीज़ है, लेकिन साथ में इनको कलर भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल सी होता है, ये दोनों ग्रीन कलर के हैं। इनके अलावा येलो कलर के पिगमेंट्स भी यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर शो करते हैं, जैसे ज़ेंथोफिल जो कि येलो कलर का होता है और इसका अमाउंट डेस्मिड डायटम्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इनको एक येलो कलर प्रोवाइड होता है और येलो कलर होने की वजह से हम इनको गोल्डन एल्गी या गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोल देते हैं। पूरी तरह से गोल्डन भी नहीं होता, हरा कलर होने की वजह से ये थोड़ा सा ब्राउनिश भी दिखाई देगा, तो गोल्डन एल्गी या फिर गोल्डन ब्राउन एल्गी कह करके इनको बुलाया जाता है। किसको? डायटम्स या फिर डेस्मिड्स जो हमारे क्राइसोफाइट्स हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो तो कोई भी मोटिलिटी स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास में। जो डाई एटम्स होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी उनके पास में कोई मोटाइल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ना तो सीलिया होगा ना फ्लैजला होगा। तो अपना मूवमेंट कैसे कराएगा वो भी हम आगे चलते हैं, जब इसका हैबिटाट देखेंगे वहाँ पे हम बताएंगे कि ये कैसे मूव करता है, कैसे फ्लो करता है। बात करते हैं इसके हैबिटाट की, कहाँ पर पाया जाता है। एक्वेटिक हैबिटाट में मिलता है, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा। पानी में भी दोनों तरह के पानी में मिल जाता है, फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है और मरीन वाटर जो सॉल्टी वाटर है वहाँ पर भी मिल जाता है, दोनों जगह पर मिल जाता है। अब देखो ये पानी में पाया जाता है, वाटर में, सी में पाया जा रहा है, ओशन में पाया जा रहा है, कहीं भी पाया जा रहा है, और ये खुद है फोटोसिंथेटिक। पर इसके पास में कोई मोटिलिटी स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, ना तो इसके पास सीलिया है ना इसके पास फ्लैजला है। अगर इसके पास सीलिया भी नहीं है, फ्लैजला भी नहीं है, तो अपनी मोटिलिटी करवाएगा कैसे, ये कैसे पानी में मूव करेगा। तो ये पानी के अंदर पैसिवली मूव करता है, ये पानी की सरफेस पे ऐसे पैसिवली मूव करता है। पैसिवली यानी जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ वहाँ इसको ऐसे पैसिवली फॉर्म में ले जाएगा, ये अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं लगाता। जैसे मान लो पानी के अंदर में आपने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, तो जहाँ जहाँ पानी जाएगा वो लकड़ी का टुकड़ा भी अपनी मर्जी से पैसिवली जाएगा। वैसे ही ये जो डाई एटम है ये भी पानी के अंदर पैसिवली फ्लोट करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पानी में विदाउट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पैसिव फ्लोट करता है उसको बोलते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन, तो डाई एटम क्या हो गया, प्लैंकटन। प्लैंकटन में भी इसको फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, तो इसका पूरा नाम होता है फाइटोप्लैंकटन। फोटोसिंथेसिस करता है और पैसिवली वाटर में मूव कर रहा होता है। अब ये वाटर में फ्लोट कैसे कर रहा है, भाई इसके पास तो कोई मोटिलिटी स्ट्रक्चर है नहीं, तो ये वाटर में फ्लोट करता कैसे। तो इसके अंदर में जो इसको फ्लोट करवाता है पानी में, उसका रीज़न है इसके अंदर में स्टोर्ड फूड। जो अपने अंदर में खाना स्टोर करता है ना, वो दो फॉर्म में करता है। एक तो ल्यूकोसिन स्टार्च होता है, या इसी को हम क्राइसोलैमिनेरिन स्टार्च भी बोलते हैं, क्राइसोलैमिनेरिन स्टार्च। और क्राइसोलैमिनेरिन स्टार्च और ल्यूकोसिन स्टार्च के अलावा एक और चीज़ होती है जिसका नाम है ऑयल या फिर फैट। ऑयल की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, कुछ फूड को। अब जो ऑयल यहाँ पर स्टोर्ड है, ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है, जिसकी वजह से इसको बाउंसी मिलती है और ये पानी की सरफेस पे बॉयंट रहता है या फिर वहाँ पर तैरता रहता है। तो इसको मोटिलिटी स्ट्रक्चर की ज़रूरत भी नहीं है, अपने फूड की वजह से ये पैसिवली इधर उधर मूव करता रहेगा। अब समझते हैं ये पूरी ज़िंदगी तो यहाँ पर मूव करता रहेगा पैसिवली, लेकिन जब इसकी डेथ हो जाएगी, आफ्टर इसकी डेथ, मान लो जब इसकी डेथ हो गई, डेथ के बाद में इसका अंदर का जो मटेरियल था, जितना भी प्रोटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था, सेल ऑर्गेनेल्स थे, वो सब तो डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन इसका सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता क्योंकि सेल वॉल में प्रेजेंट है सिलिका। सिलिका तो नहीं टूटता, सिलिका तो खराब नहीं होता। तो जो इसकी सेल वॉल है, ये डब्बा है, ये बच जाता है। ये जो खाली डब्बा है, इसकी डेड बॉडी ये जाकर नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। कहाँ पर? ओशन के बेड में, या जो ओशन का फ्लोर होता है,
सी फ्लोर जिसको बोलते हैं, वहाँ जा कर के इकट्ठा हो जाएगी और वहाँ इकट्ठा होकर के क्या बना देगी, बड़ी बड़ी डिपोजिशन बना देगी जिसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ये काम लगभग पिछले बिलियंस ऑफ सालों से हो रहा है। डायटम मरता है और डायटम के मरने के बाद में इसका जो खाली खोखा है वो जाके डिपॉजिट होता जाता है। ऐसा काम बिलियंस ऑफ ईयर सालों से, करोड़ों अरबों खरबों सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से समुद्र की सतह में बहुत सारा सिलिका रिच सॉइल डिपॉजिट हो गई है जो इनकी डेड बॉडी से बनी हुई है और इसी को बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ये जो डिपोजिशन है इसी को क्या बुलाया जाता है, डायटोमेशियस अर्थ। ये जो डायटोमेशियस अर्थ है इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम खोद कर बाहर निकाल सकते हैं तो ये एक ग्रे पाउडर की फॉर्म में बाहर आता है। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये एक ग्रे कलर का पाउडर होता है जो कि ग्रिटी नेचर का होता है, यानी कि पार्टिकल नेचर का, दानेदार नेचर का होता है, छोटे छोटे पार्टिकल नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर का होने की वजह से, ग्रिटी नेचर का होने की वजह से ये हमारे बहुत काम का होता है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पॉलिशिंग। किसी चीज़ को अगर पॉलिशिंग करनी हो, रफ सरफेस से स्मूथ बनाना हो, तो ये पार्टिकल बीच में डाल के मार्बल की पॉलिशिंग करी जाती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो मार्बल की पॉलिशिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसको फिल्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ को फिल्टर करना हो, किसी सॉल्यूशन को पर्टिकुलरली अगर हमें फ़िल्टर करना होता है तो एक बड़े से फनल में हम क्या डाल देते हैं, केजलगर या फिर डायटोमेशियस अर्थ। तो ये पार्टिकल नेचर का है, ऐसे करके बहुत ही छोटे छोटे पोर्स बना देगा। जब यहाँ से हम कोई सॉल्यूशन डालेंगे तो वो प्योरीफाई होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल होता है, किसी सिरप के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल होता है, ऑयल के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसको साउंड प्रूफिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वॉल के ऊपर इसको साउंड प्रूफिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है डायटम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर और वो क्या करता है। डायटम्स का नेचर में अगर बेनिफिट बताएं, अगर डायटम्स नेचर में क्या रोल प्ले करता है। डायटम जितने भी मरीन हैबिटाट्स हैं वहाँ का चीफ प्रोड्यूसर है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, क्योंकि ओशन में बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, वही स्टार्ट करते हैं कोई भी फूड चेन। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है डायटम, ये चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशन या फिर जो समुद्र होते हैं वहाँ के। इसीलिए इसको पर्ल ऑफ ओशन भी बोलते हैं, पर्ल ऑफ ओशन। तो ये भी चीज़ पॉइंट याद रख सकते हैं। तो ये बात हो गई क्राइसोफाइट्स या फिर डायटम्स की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पायरोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स जिनके अंदर में आते हैं। तो जो सेकंड ग्रुप है प्रोटिस्टा का, दैट इज पायरोफाइट्स और द डाइनोफ्लैजेलेट्स। अब जैसा इसका नाम है, डाइनो मतलब टू और फ्लैजला मतलब दो फ्लैजला, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास में दो डिफरेंट फ्लैजला होते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिकली हम एक ग्रुप में रखते हैं डाइनोफ्लैजेलेटा। अब डाइनोफ्लैजेलेटा तो जब इनका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम ये बता देते हैं कि ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होता है। जब हमने इसका क्लासिफिकेशन किया होगा तो वहाँ पे हमने इसको भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में रखा होगा। तो ये भी प्लांट जैसा होता है। प्लांट जैसा मतलब एक तो फोटोसिंथेटिक होगा, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। दूसरा, इसके पास सेल्यूलोज की सेल वॉल भी होती है, एक सेल्यूलोज की सेल वॉल भी इसके पास होती है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है। ठीक है, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखने वाले, लेकिन उससे पहले इसका हैबिटाट की बात करें, कहाँ पर पाया जाता है, तो ज़्यादातर ये जो होते हैं वो मरीन होते हैं। मोस्ट ऑफ केस में ये
समुद्र वगैरह में, ओशन वगैरह में पाए जाते हैं, मरीन हैबिटाट में, वाटर में मिलते हैं। सेल स्ट्रक्चर बहुत यूनिक तरह का है। इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसके बाहर सेल्यूलोज की सेल वॉल है, पर जो सेल्यूलोज की सेल वॉल है ना वही बहुत यूनिक है। अभी एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बताते हैं कैसे यूनिक है। जो इसकी आउटर सेल्यूलोज की सेल वॉल है वो यूनिफॉर्म लेयर में नहीं रहती, वो सेल्यूलोज की प्लेट बना करके रहती है। ऐसे ये सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं, इस फॉर्म में रहती है। ये जो सेल वॉल है किस फॉर्म में, सेल्यूलोज की छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड रहती है। अच्छा, ये प्लेट्स आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रही जो पुराने ज़माने में कवच हुआ करता था, कुछ आपने फिल्मों में देखा होगा, तो कुछ कवच ऐसे प्लेट लाइक होते थे। तो क्योंकि यहाँ पे आर्मर जैसा या कवच जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसी वजह से डायनोफ्लैजिलेट का एक और नाम होता है आर्मर्ड प्रोटिस्ट। किसने, इसकी सेल वॉल कैसी है, आर्मर्ड, कवच जैसी है, आर्मर्ड प्रोटिस्ट इसको बुलाते हैं। ये सेल्यूलोज की प्लेट है यहाँ पर। अच्छा, इसकी सेल वॉल में दो डिप्रेशन दिखाई पड़ते हैं, दो गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। इसकी सेल वॉल दो जगह से अंदर की तरफ धसी हुई रहती है, जिनको बोलते हैं ग्रूव। ये जो डिप्रेशन है इसी को हम ग्रूव बोलते हैं। दो तरह के ग्रूव हैं, एक तो परपेंडिकुलर ग्रूव या फिर ट्रांसवर्स ग्रूव, जो उसकी बॉडी के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, और जो दूसरा ग्रूव है वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है। तो दो डिप्रेशन, दो गड्ढे हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। इन डिप्रेशन के अंदर में दो फ्लैजिला हैं, एक फ्लैजिला इस वाले डिप्रेशन में प्रेजेंट है और एक फ्लैजिला इस वाले डिप्रेशन में प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखो तो फ्लैजिला का पोजीशनिंग भी अलग अलग है और इनका नाम भी अलग होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला, जबकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला होते हैं जिनकी पोजीशनिंग अलग अलग होती है, एक ट्रांसवर्स और एक वो। तो फ्लैजिला डिफरेंट पोजीशन में देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर ये प्लांट लाइक फीचर हो गया कि इनके पास में सेल वॉल है। सेल वॉल के अलावा इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो ये हमेशा इनके बॉडी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं। कौन से पिगमेंट्स होते हैं इनके पास, इनके पास जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, उसके साथ में क्लोरोफिल सी, जैसा कि हमारा क्राइसोफाइट या डायटम्स में भी यही था। ये दोनों तो ग्रीन कलर के होते हैं, बट इनके अलावा एक वैरायटी ऑफ अलग पिगमेंट्स भी होते हैं, या फिर बहुत सारे वैरायटी ऑफ अदर पिगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, अदर पिगमेंट्स। इतने सारे पिगमेंट्स होने की वजह से इनके कलर भी अलग अलग आते हैं। जैसे इनके पास में ये हो सकता है कि रेड कलर का दिखाई पड़े, ब्लू कलर का दिखाई पड़े, येलो कलर का दिखाई पड़े, ग्रीन कलर का दिखाई पड़े, ब्राउन कलर का दिखाई पड़े। तो कई सारे अलग अलग कलर में ये देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इनको हम कलरफुल एल्गी भी बोलते हैं। कई बार अलग अलग कलर होता है बेस्ड ऑन कि कौन सा पिगमेंट ज़्यादा है, किस डायनोफ्लैजिलेट में कौन सा पिगमेंट ज़्यादा है, ये वाला पिगमेंट ज़्यादा है, ये वाला पिगमेंट ज़्यादा है, ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा है, रेड पिगमेंट ज़्यादा है। तो उसके बेसिस पे इनके बॉडी का कलर भी चेंज हो रखा होता है। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलरफुल एल्गी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अलग अलग कलर के ये दिखाई पड़ सकते हैं। इसमें भी हमें एक पर्टिकुलर जो डायनोफ्लैजिलेट है उसके बारे में एनसीईआरटी ने बात की है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड के लिए। मतलब समुद्र का एक हिस्सा अगर वो रेड कलर प्रोवाइड करते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं रेड टाइड। देखो रेड टाइड होता क्या है कि हमारे पास में कुछ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे गॉनियोलेक्स, गॉनियोलेक्स।
ये रेड कलर का होता है, रेड डायनोफ्लैजेलेट होता है। कई बार समुद्र के किनारे पर जो बीच होता है, बीच वगैरह या समुद्र के किनारे जो होता है ना, कई बार क्या होता है कि गोनिया यूलेक्स इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि है तो ये सिंगल सेल बहुत तेज़ी से रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन बहुत तेज करते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से गोनिया यूलेक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इस एरिया में कि ये पूरा का पूरा रेड कलर का दिखाई पड़ने लगता है। जो उसके आसपास का एरिया है वो रेड कलर का दिखाई पड़ने लगता है। इसी को बोलते हैं रेड टाइड। अब रेड टाइड ऐसे कोई बहुत अच्छा फिनोमिनन नहीं है, क्योंकि रेड टाइड में जो गोनिया यूलेक्स है ये एक न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करता है। ये एक बहुत खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो आसपास के मरीन लाइफ हैं, चाहे बात करें फिश की या और कई मरीन लाइफ हैं, तो वो सारी मरीन लाइफ किल हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट अगर ये नहाने वाला बीच हो तो कई बार कुछ नहाने वाले बीच पर भी रेड टाइड डेवलप हो जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर रेड टाइड डेवलप होता है तो उस बीच को हम 3-4 महीनों के लिए क्लोज कर देते हैं, ताकि वो जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए रेड टाइड, तब तक वो क्लोज रहता है। ठीक है, तो ये होता है रेड टाइड, जो रेड डायनोफ्लैजेलेट की वजह से आता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने मिस कर दिया इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि ये बायोल्यूमिनेसेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो धरती पर सबसे पहला बायोल्यूमिनेसेंस या स्टार्टिंग में जो बायोल्यूमिनेसेंस आया था, वैसे तो आज के टाइम पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, बट जो स्टार्टिंग में बायोल्यूमिनेसेंस है या सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है वो डायनोफ्लैजेलेट होता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद की लाइट प्रोड्यूस करे, ये खुद ही लाइट बनाए और खुद ही प्रोड्यूस करे, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। आज के टाइम में जो हायर एनिमल्स हैं उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है जुगनू। ठीक है, लेकिन जो पुराने टाइम की बात करें, बहुत अर्लीस्ट टाइम की, तो बायोल्यूमिनेसेंस डायनोफ्लैजेलेट से स्टार्टिंग माना जाता है। तो इनके पास लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई डायनोफ्लैजेलेट्स की। डायनोफ्लैजेलेट्स के बाद अब हम चलते हैं यूग्लिनॉइड्स पे, जो सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, सबसे डिफ़िकल्ट ग्रुप है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मान लो आपने महारत हासिल कर ली, क्योंकि इसके इतने सारे कैरेक्टर्स तो प्लांट से मैच करते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स तो एनिमल्स से मैच करते हैं, कि इसको कहाँ पर रखा जाए ये किसी को भी श्योर नहीं है। आज भी हम बहुत श्योर नहीं है कि इसको कहाँ पर हमें रखना चाहिए। एक बार हम इसको लिख लेते हैं कि ये दोनों ही प्लांट्स को भी रिजेंबल करता है और प्लांट्स के साथ में एनिमल्स को भी रिजेंबल करता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा भाई, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंटीरियर पार्ट पे एक ऐसे डिप्रेशन सा या फिर एक रिजर्वॉयर, गैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। तो ये जो है ये एक रिजर्वॉयर है, कैविटी है। इस कैविटी से 2 फ्लैजेला निकल रहे होते हैं, 2 टोटल फ्लैजेला निकल रहे होते हैं। एक तो फंक्शनल होता है, बड़ा सा होता है, मूवमेंट करवाता है, और दूसरा नॉन फंक्शनल, छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा रहता है। तो 2 फ्लैजेला होते हैं टोटल, दोनों के दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, एंटीरियर पोजीशन से। एक बड़ा फ्लैजेला होता है लार्जर साइज का, जो कि फंक्शनल है, और जो दूसरा बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, नॉन फंक्शनल होता है। ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं, जिसको बोलते हैं पैराफ्लैजेलर बॉडी। जुड़े होते हैं एक जगह पर, जिसको बोलते हैं पैराफ्लैजेलर बॉडी। अच्छा, इसके जो ऊपर जो बॉडी की आउटर कवरिंग है वो एनिमल लाइक होती है, मतलब इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल होती ही नहीं है। पर सेल वॉल की जगह एक दूसरी कवरिंग होती है जो बहुत यूनिक तरह की कवरिंग है, अलग तरह की कवरिंग है, जिसका नाम है पेलिकल, प्रोटीन रिच कवरिंग पेलिकल। तो इसकी बॉडी पर एक बहुत ही यूनिक तरह की, अलग तरह की कवरिंग देखने को मिलती है, जो प्रोटीन कवरिंग है, प्रोटीन रिच लेयर है, और इस कवरिंग को क्या बुलाते हैं? पेलिकल। ये जो प्रोटीन कवरिंग है पेलिकल, ये पेलिकल कोई सेल वॉल नहीं है, ये प्रोटीन की लेयर है। क्योंकि ये प्रोटीन से बनी हुई है तो ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, तो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, अपना शेप चेंज करके फ्लेक्स कर सकता है।
अब इसके अंदर बात करें इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो प्रॉपर न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक है, और साथ में क्लोरोप्लास्ट मिलता है जो कि प्लांट लाइक फीचर है। अभी हमने बताया यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है मतलब ये एनिमल लाइक फीचर है, बट इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, किसी भी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए पिगमेंट्स होंगे। जो पिगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो बिल्कुल हायर प्लांट जैसे होते हैं, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लोरोफिल ए के साथ सी, जो कि प्रिमिटिव टाइप का पिगमेंट कॉम्पोजिशन है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको क्लोरोफिल ए के साथ में बी दिखाई पड़ रहा है, ये सबसे एडवांस टाइप का पिगमेंट कॉम्पोजिशन है, ये हायर प्लांट्स जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो पिगमेंट कॉम्पोजिशन है ना भैया, ये हायर प्लांट्स जैसा है, जो बड़े प्लांट्स होते हैं बस उन्हीं में दिखाई पड़ता है, तो इसका पिगमेंट कॉम्पोजिशन हायर प्लांट्स जैसा होता है। तो ये प्लांट लाइक फीचर है, कितना बड़ा प्लांट लाइक फीचर है इसके पास। जबकि अगर बात करें इसके पास सेल वॉल नहीं है जो एनिमल लाइक फीचर है, ठीक है। एक और ऑर्गेनेल होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो इसके हैबिटाट में इसको सरवाइव करने में मदद करता है। ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में। अब जो भी प्रोटिस्टा या प्रोटोज जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पानी बाहर से आकर अंदर इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा घुस जाता है और इनके ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब करता है। तो अगर कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है फ्रेश वाटर में पाया जाता है तो उसके पास में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना। जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर आ गया उसको बाहर भेजता जाता है ताकि वाटर ज़्यादा एक्यूमुलेट इसकी बॉडी में ना हो पाए। अब बात करते हैं इसका सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर, इसका न्यूट्रिशन। जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो इसका न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है। इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी हायर प्लांट्स जैसे, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस तो करता है। तो जब तक सनलाइट रहती है इसका न्यूट्रिशनल कैसा रहता है? फोटोसिंथेटिक। तब तक ये नॉर्मल अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। पर मान लो अगर ये सनलाइट अवेलेबल नहीं है, ये किसी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है, किसी ऐसे पानी में प्रेजेंट है जो शेड में है, जो छाया में है, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रही, तो ये अपना फोटोसिंथेटिक नेचर छोड़ के ये होलोजोइक नेचर अपनाने लगता है। दूसरे छोटे छोटे बैक्टीरिया, दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली एनगल्फ कर लेता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? दूसरे को इंजेस्ट करना और इंजेस्ट करके फिर अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करना। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने लगता है, जो कि एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसी को बोलते हैं प्रीडेशन। ये दूसरे बैक्टीरिया वगैरह छोटे ऑर्गेनिजम्स को प्रीडेट करने लगता है, प्रीडेटर बन जाता है। तो ये तो बिल्कुल एनिमल्स का एक फीचर है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जबकि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स का फीचर है। तो इसका न्यूट्रिशन भी फिक्स नहीं है, प्लांट है या इसके तरह। इसी को बुलाते हैं मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। लास्ट देख लेते हैं हैबिटाट। जैसा हमने बता ही दिया था कि इसके पास ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उन्हीं ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। मतलब यूग्लिना भी किस में मिलेगा? फ्रेश वाटर में, जो कि रुका हो, स्टैग्नेंट। तो ऐसा फ्रेश वाटर जो रुका रहता है वहाँ पर जनरली ये देखने को मिलता है। ये बात हो गई हमारे यूग्लिनॉइड्स के, जो तीसरा ग्रुप था। लास्ट ग्रुप में आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स फंजाई जैसा बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम उनका न्यूट्रिशन देखें, फूड मैकेनिज्म देखें, तो वो फंजाई जैसा होता है। फंजाई मतलब फंजाई का न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रोफिक। वो सड़ा गला खाता है। जो भी कहीं पर ऑर्गेनिक मैटर सड़ रहा होगा उसको जाकर डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके डिकम्पोज कर देगा, और जो उसको चाहिए वो रख लेगा और बाकी मैटर सॉइल में फेंक देगा। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। जो भी सड़ा गला चीज़ है, लाश पड़ी हुई है या कोई वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको डिकम्पोज करता है, डिग्रेड करके ख़त्म करता है। तो नेचर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है डिकम्पोजर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। बहुत ही यूनिक, इसके भी फीचर कुछ अलग ही तरह के होते हैं।
फंजाई लाइक न्यूट्रिशन है सैप्रोट्रोफिक। अच्छा, जो इसकी लाइफ साइकिल है ना, उसमें 2 फेज आते हैं। जो इसकी पूरी जिंदगी चलती है उसमें ये 2 अलग अलग फेज दिखाता है। एक होता है वेजिटेटिव फेज, जिस टाइम पर ये खाता है खूब, जिसको हम ईटिंग फेज भी बोल सकते हैं। उस टाइम पे ये आराम से खाना खा रहा होता है। खाना भी कैसे? सेप्रोट्रोफिक, जो सड़ा गला खाना प्रेजेंट है, जो डिकम्पोजिंग मटेरियल है, उसको खाता है। जो दूसरा फेज है वो है रिप्रोडक्टिव फेज, जहां पर अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है ये रिप्रोडक्टिव फेज। तो 2 फेज हैं। अब इन दोनों फेज को अगर समझ लिया हमने अच्छे से, तो पूरा स्लाइम मोल्ड खत्म हो जाएगा। देखो, वेजिटेटिव फेज दिखाई पड़ता है फेवरेबल टाइम में, जब उसके पास में बहुत सारा खाना प्रेजेंट है, बहुत सारा डिकम्पोज करने के लिए मटेरियल प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वहाँ पर, जिसको वो आराम से डिकम्पोज कर सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है, फेवरेबल टाइम है, तो वो अपना वेजिटेटिव फेज शो करेगा, ईटिंग फेज शो करेगा। पर अगर अनफेवरेबल टाइम आ गया, जहाँ पे खाना खत्म होने लगा, उसको अब सर्वाइव करना मुश्किल है, तो फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक स्लाइम मोल्ड है जिसके पास एक न्यूक्लियस है और एक साइटोप्लाज्म है, एक सिंगल सेल है। मान लो कि अभी फेवरेबल टाइम है। फेवरेबल टाइम यानी कि बहुत सारा खाना प्रेजेंट है। खाना किस फॉर्म में? टूटी हुई टहनियाँ प्रेजेंट है, ट्विग्स प्रेजेंट है। ट्विग्स यानी जो पेड़ों की टहनियाँ गिर जाती हैं और वो सड़ रही हैं जंगलों में, वो प्रेजेंट है। पत्ते जो गिर चुके हैं प्लांट से, जो कि सड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल बनाती हैं। जंगलों में इसी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हमें मिलता है। अगर बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है तो स्लाइम मोल्ड को तो मज़ा आ गया, क्योंकि इसका तो खाना ही है। हमारे लिए तो वेस्ट मटेरियल है, बट स्लाइम मोल्ड के लिए तो खाना है ना। तो अब स्लाइम मोल्ड क्या करेगा? अपने अंदर बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन लाएगा, अपने अंदर डिवीजन शो करेगा। कौन सा डिवीजन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन करने की वजह से ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज शो कर देता है, जहाँ पे एक ही सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ये इस स्टेज को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पूरा अच्छे से थोड़ा सा। ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज बन जाती है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। ये छोटे छोटे दानेदार हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये सब न्यूक्लियस हैं। ये जो न्यूक्लियस है या फिर ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है, इसी को बुलाया जाता है प्लाज्मोडियम। ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बड़ा सा ग्रो कर रहा है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज या फिर वेजिटेटिव स्टेज। प्लाज्मोडियम स्टेज या फिर वेजिटेटिव स्टेज। ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मोडियम स्टेज या फिर वेजिटेटिव स्टेज के आउटर साइड पे कोई सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पर सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। अगर यहाँ पर सेल वॉल नहीं है तो इसको कौन चीज़ किस तरह से इतने बड़े मटेरियल को होल्ड करके रखेंगे? क्योंकि प्लाज्मोडियम तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता रहता है। प्लाज्मोडियम कैसे ग्रो करता है? जमीन पर फैलता जाता है, हॉरिजॉन्टली बढ़ता जाता है। इधर से भी बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा और बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाता जाता है। प्लाज्मोडियम इतना बड़ा हो सकता है कि इसका साइज फीट्स में जा सकता है, कुछ फीट, सेवरल फीट्स तक इसका साइज हो सकता है। अब इतने बड़े साइज को संभालना, उसको इकट्ठा करके रखने के लिए इसके ऊपर में एक स्लाइमी कोटिंग होती है। ये सेल वॉल नहीं है, ये एक स्लाइम की लेयर है, चिपचिपी लेयर होती है जो इसको कवर करके रखती है, जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। इसी स्लाइमी लेयर होने की वजह से ही इसका नाम स्लाइम मोल्ड भी पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा है? स्लाइम मोल्ड, बिकॉज ऑफ दिस स्लाइम लेयर। इसकी बॉडी के ऊपर एक स्लाइम लेयर देखने को मिलती है। किस स्टेज में? वेजिटेटिव स्टेज में। अभी तक काम चल रहा था फेवरेबल टाइम में, सब कुछ फेवरेबल था। प्लाज्मोडियम को जैसा चाहिए था वैसा था, स्लाइम मोल्ड को जैसा चाहिए था वैसा था। मान लो खाना खत्म होने लगेगा, कभी ना कभी तो खाना खत्म होगा, अनफेवरेबल टाइम आएगा। अनफेवरेबल टाइम में ये क्या करता है? दूसरे फेज में एंटर करता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव फेज।
अब यहाँ पर रहने से काम नहीं चलेगा, अब ये क्या करेगा, दूसरे फेज में एंटर करेगा जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव फेज। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज क्या करता है ये, अपने प्लाज्मोडियम पर जो ऐसे चपटा प्रेजेंट है, 2D में प्रेजेंट है, इसमें वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप करता है। इसमें बहुत सारी क्या डेवलप कर लेता है, वर्टिकल फ्रूटिंग बॉडीज। ऐसे ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, जैसे इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, खाली स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये क्या बना है, स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजियम के अंदर में ये रेजिस्टेंट स्पोर बनाता है, बहुत थिक वॉल स्पोर बनाता है, ऐसे स्पोर जो कि अनफेवरेबल टाइम के दौरान भी इसको सरवाइव करने में मदद करें, तो थिक वॉल स्पोर बनाता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पोर। जो स्पोर है ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा लाइफ का फेज जो है रिप्रोडक्टिव फेज, तो स्लाइम मोल्ड का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो किस फॉर्म में होता है, स्पोर की फॉर्म में होता है। ध्यान रखना ये जो स्पोर हैं इनके ऊपर में एक बहुत ही मोटी सेल्यूलोज की ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। जो स्पोर है, जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिलती है, और जो सेल वॉल मिलती है वो सेल्यूलोज की मोटी सी सेल वॉल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ट्रू वॉल या फिर सेल्यूलोज की वॉल होती है। वेजिटेटिव फेज में प्लाज्मोडियम में कोई सेल वॉल नहीं थी, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज में सेल वॉल है, और सेल वॉल किस नेचर की है, सेल्यूलोज की ट्रू वॉल है। ये जो स्पोर हैं ये बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, ऐसे ही पड़े रहेंगे महीनों तक, सालों तक, जब तक कि फेवरेबल टाइम वापस ना लौटे। जैसे ही फेवरेबल टाइम वापस लौटेगा तो ये स्पोर नए स्लाइम मोल्ड का प्रोडक्शन करेंगे, नए प्लाज्मोडियम का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये स्पोर का डिस्पर्जल कैसे होता है, स्पोर एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं। स्पोर के मूवमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है स्पोरेंजियम का रप्चर होना। स्पोरेंजियम फट जाता है, और स्पोरेंजियम के फटने की वजह से स्पोर हवा में उड़ते हुए दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एयर करंट की मदद से या हवा के करंट की मदद से इनका क्या हो जाता है, डिस्पर्जल। ये दूर दूर जा कर के बिखर जाते हैं और वहाँ जाके नए स्लाइम मोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्लाइम मोल्ड, जो कि फंजाई लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है। अब लास्ट आते हैं प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ऐसे प्रोटिस्टा जिनके पास में सेल वॉल नहीं होती, मतलब उनका फीचर किससे मैच कर रहा है, एनिमल्स से। एनिमल्स के पास में भी सेल वॉल नहीं होती, प्रोटोजोआ के पास में भी कभी भी सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल के अलावा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी एनिमल्स से मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 100% हेट्रोट्रॉफिक है, पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स में भी अलग अलग तरह के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, पर होते हेट्रोट्रॉफ्स ही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटोजोआ की, जो 5वां ग्रुप है प्रोटिस्टा की। एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। इन्हीं से सारे एनिमल्स, जो आज के एनिमल्स हैं, वो इवोल्व हुए हैं। इसीलिए हम प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का प्रिमिटिव एंसेस्टर्स हैं ये। एनिमल लाइक क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इनके पास सेल वॉल कभी भी नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, 100% हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। हेट्रोट्रॉफ्स में भी 3 तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, पैरासिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब पैरासिटिक होते हैं कुछ और कुछ होलोजोइक होते हैं, मतलब फीड करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। जो प्रोटोजोआ हैं इनको मोटिलिटी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि इनके अंदर में मोटिलिटी के लिए, मूव करने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ यहाँ पे हम लिखेंगे मोटिलिटी। मोटिलिटी के बेसिस पे पहले तो हम 2 ग्रुप्स में बांटेंगे, ऐसे जो मोटाइल हैं और दूसरे ऐसे जो मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है।
जो मोटाइल हैं उनके पास में या तो सीलिया होगा मूव करने के लिए, या तो फ्लैजला होगा मूव करने के लिए, वरना फिर स्यूडोपोडिया होगा मूव करने के लिए। तीनों में से एक ज़रूर होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। और इन्हीं के बेसिस पे हमने 3 अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं मोटाइल प्रोटोजोआ के। एक ऐसा भी ग्रुप होता है जो मोटाइल नहीं होता, तो उसको हम अलग रखते हैं। तो 4 ग्रुप यहाँ पर टोटल बनते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो जो पहला ग्रुप है दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबा आते हैं इसके अंदर। अब अमीबा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अमीबा जो होता है वो पानी या फिर पानी जैसे इलाकों में रहता है, मतलब मॉइस्ट जगह पे, जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल वगैरह रहती है वहाँ पे रहेगा, या तो पानी में रहेगा। पानी में भी मरीन हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है। अच्छा, अमीबा का मूवमेंट कैसे होता है, अमीबा अपना फूड कैसे कैप्चर करता है, उसके लिए एक मैकेनिज्म आपको पता होगा, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, पैर। तो फॉल्स फीट का यूज़ करता है। फॉल्स फीट यानी इसकी बॉडी कुछ इस तरह की होती है और ये अपनी बॉडी में कुछ एक्सटेंशंस बनाता है, टेम्पररी एक्सटेंशंस, जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और इन स्यूडोपोडिया की मदद से ये खाना भी खाता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन रह गया। कहाँ पर पाया जाता है? एक्वेटिक हैबिटाट मेन है, कुछ मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाता है। जो मरीन अमीबॉइड प्रोटोजोआ है ना, उनके कुछ मरीन फॉर्म्स के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इनका जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है वो कई बार इनके लिए हार्मफुल हो सकता है, इनको मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। तो मरीन एरियाज़ में ये क्या करते हैं, अपने ऊपर सिलिका की शेल डेवलप कर लेते हैं। एक पतली सी सिलिका की शेल होती है जो इनको एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये मरीन फॉर्म्स में मिलता है जो समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, जहाँ डीप ओशन में ये जाने का खतरा होता है। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें या फिर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना करें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करें, दूसरे बैक्टीरिया को जाकर पकड़ के खाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पैरासाइट की तरह बिहेव करें, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बहुत सारे अमीबा पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो बहुत सारे अमीबा पैरासिटिक होते हैं। इसमें एक एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो हमारे लिवर में जाकर डैमेज कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। ठीक है ना, तो ह्यूमंस के अंदर डायरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम का डायग्राम आप बचपन से ही बनाते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बहुत सारे सीलिया यहाँ पर इस तरह से लगे हुए रहते हैं। सीलिया साइज में छोटे रहते हैं फ्लैजेला के कंपैरिजन में, पर नंबर में बहुत सारे रहते हैं। इनका जो माउथ होता है वो साइड पे होता है, जिसकी ओपनिंग को हम गलट बोलते हैं। गलट होता है और गलट के अंदर एक रिजर्वॉयर होता है जो इनका माउथ रिप्रेजेंट करता है। अब सीलिएटेड प्रोटोजोआ मूवमेंट करवाने के लिए क्या हेल्प लेते हैं? अपने सीलिया का। ये सीलिया को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराते हैं जिससे इनका मूवमेंट होता है। अच्छा, सीलिया सिर्फ मूवमेंट नहीं करवाती, सीलिया कई बार खाने का कैप्चर करने में मदद करती है। जो आसपास का पानी है, जो आसपास सराउंडिंग फ्लूइड है, वो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएगा और अपने गलट या फिर जो माउथ की ओपनिंग है उसमें डाल देगा। तो जो आसपास के पानी में जितना भी फूड है, मान लो कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी है, तो वो भी तो इसके माउथ में चला जाएगा। हाँ, तो वो भी यहाँ पर ये फीड करता है। तो फीड करने के लिए भी सीलिया का इस्तेमाल करता है और मूवमेंट करने के लिए भी सीलिया का इस्तेमाल करता है। फिर चलते हैं फ्लैजेलेटेड तीसरा ग्रुप, जो कि है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर फ्लैजेलेटेड है तो इसका मतलब मूवमेंट करने के लिए फ्लैजला का इस्तेमाल करेगा। फ्लैजला जो होता है वो सीलिया जैसा ही होता है स्ट्रक्चर पे। इंटरनल स्ट्रक्चर हमने सेल चैप्टर में पढ़ ही लिया है उसका। सीलिया फ्लैजला का दोनों का सिमिलर होता है यूकैरियोट्स में, सिर्फ ये बड़े होते हैं साइज में और नंबर में कम होते हैं। अगर नंबर में बात करें तो नंबर में फ्लैजला कम होंगे और लंबे साइज के होंगे। क्योंकि इनके पास में फ्लैजला है तो ये एक्टिव स्विमर्स होते हैं, बहुत आराम से ये पानी में मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक्टिव स्विमर्स होते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में मिलते हैं? फ्री लिविंग फॉर्म में भी और पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलते हैं।
बहुत सारे फ्री लिविंग होते हैं, पानी में आराम से तैरते रहते हैं, और कुछ पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, हार्म करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ह्यूमंस में भी बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे तुम पढ़ोगे ट्रिप्नोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस। इसके अलावा कलाजार, लीशमैनिया एक और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जो क्या कॉज करता है, कलाजार। वो आप आगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखोगे तो वहां पर समझ जाओगे। लास्ट ग्रुप आता है प्रोटोजोआ का, जो चौथा ग्रुप है, दैट इज स्पोरोजोअन, नॉन मोटाइल प्रोटोजोआ। इसके अंदर मोटिलिटी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। नॉन मोटाइल है मतलब ना तो इसके पास सीलिया है, ना फ्लैजेला है, ना स्यूडोपोडिया है, ठीक है। अगर ये मूव करेगा ही नहीं तो ये कैसा रहता है, 100% पैरासिटिक, डिजीज कॉज करता है, पैथोजेनिक होता है, 100% पैरासिटिक होता है, पैथोजेनिक होता है। अच्छा, लाइफ साइकिल भी इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जो इसकी लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें एक इन्फेक्टिव स्टेज होता है जो कि स्पोर होता है, बहुत ही रेजिस्टेंट स्पोर बना लेता है, और इसी स्पोर की मदद से ये डिजीज कॉज कर सकता है। तो एक इन्फेक्टिव स्पोर स्टेज होता है जो डिजीज कॉज कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम 2 स्टेज में रहता है, एक तो नॉर्मल स्टेज में और दूसरा स्पोर स्टेज में। ये स्पोर स्टेज जो होता है यही इन्फेक्शन को फैलाने का काम करता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो मलेरिया फैलता है वो इसी स्पोर लाइक स्टेज से फैलता है। तो यहाँ पर हमने प्रोटिस्टा किंगडम पूरा कवर कर लिया।